दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार, होती रहे सदा आप पर धन की बौछार, ऐसा हो आपका धनतेरस का त्योहार। दोस्तों, आपको व आपके पूरे परिवार को ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की टीम की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सदैव आपने आपका साथ बनाए रखें, आपके साथ रहें और इस वर्ष दिवाली के अवसर पर भगवान आपको सारी सफलताओं के परचम तक पहुँचाए। तो दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। दोस्तों, आज है 10 नवंबर और आज हम देखेंगे 10 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। हाल ही में किस राज्य का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य का। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना जो हुई थी वो 9 नवंबर 2000 को की गई थी और इसी कारण इस अवसर पर 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार उत्तराखंड की स्थापना के 23 वर्ष पूरे हो गए हैं और यह 24वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो इन तथ्यों को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। क्योंकि उत्तराखंड और यूपी दोनों एक ही राज्य से, जो उत्तराखंड राज्य है उसका गठन हमारी यूपी को विभाजित करके ही किया गया था, इस वजह से ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करें उत्तराखंड राज्य की तो इसकी राजधानी है ग्रीष्मकालीन में गैरसैंण और शीतकालीन में देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है गुरमीत सिंह, लोकसभा सीट है यहाँ से 5, राज्यसभा सीट है यहाँ से 3। तो इन तथ्यों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस के बारे में कि इनकी स्थापना दिवस कब मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा की स्थापना दिवस मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को ही हुई थी। और मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की राजधानी क्या है दोस्तों? तो आपको बता दें कि मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मेघालय की राजधानी है शिलोंग और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। 24 जनवरी 1950 को हुई थी स्थापना हमारे उत्तर प्रदेश की, यानी उत्तर प्रदेश राज्य की। और इस 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस की स्थापना के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आपको बता दें, लखनऊ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो इसकी स्थापना दिवस दोस्तों मनाई जाती है 11 अगस्त 1961 को दादरा नागर और हवेली की, जबकि दमन और दीव की मनाई जाती है 30 मई 1987 को। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। दोस्तों, लेकिन 26 जनवरी यहाँ पे हमने क्यों कोट किया है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि 26 जनवरी 2020 को दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव का विलय कर दिया गया है, यानी दोनों के क्षेत्रों को मिलाकर एक क्षेत्र बना दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 20 फरवरी 1987 को किसका किसका गठन हुआ था दोस्तों? तो 1987 को किसका किसका गठन हुआ था? अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम का। तो इन दोनों के स्थापना दिवस को 20 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर और मिजोरम की जो राजधानी है वो क्या है? तो वो है आइजोल। ठीक है। तो आप इन तथ्यों को याद रखिएगा। ये थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि सारे स्टेट्स का हमें क्लियर करना पड़ा अलग अलग कि इसकी स्थापना दिवस कब है, किस ईयर में है। तो इन तथ्यों को आप लोग ध्यान रखिएगा और इनकी राजधानियां जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 नवंबर। लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में और उसके विकास से बारे में जागरूक करने के साथ ही उससे जुड़ी जरूरी जानकारियां देना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। इस दिवस को साल 1999 में बुडापेस्ट में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को के द्वारा विज्ञान पर विश्व सम्मेलन के अनुसरण में मनाया गया था। यूनेस्को द्वारा इस दिवस की स्थापना दुनिया भर में विज्ञान के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया है। दोस्तों, बात करें यूनेस्को की तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें यूनेस्को की तो जैसा कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। और इसके प्रमुख कौन है? महानिदेशक के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं? तो ऑड्रे अजोले कर रहे हैं। दोस्तों, यूनेस्को के बारे में काफ़ी ज़्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में सारे तथ्यों को आप लोग ध्यान रखिएगा, इनके फुल फॉर्म के सहित, क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में अक्सर पूछा ही जाता है, जैसे यूनेस्को, UNEP या UNDP। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके फुल फॉर्म के साथ आप इनकी इस्टेब्लिशमेंट डेट, इनका हेडक्वार्टर, इनके जो चीफ हैं उनको याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, हाल ही में कोंकण रेलवे के अगले CMD कौन बनेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संतोष कुमार झा। ये है संतोष कुमार झा, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। सार्वजनिक उड्डयन पैनल ने रेल मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KRCL के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में संतोष कुमार झा की सिफारिश की है। वर्तमान में KRCL में निदेशक, संचालन और वाणिज्यिक के रूप में कार्यरत झा के संचालन, बुनियादी ढांचे की योजना और व्यवसाय विकास में 28 वर्षों के अनुभव ने उन्हें PESB द्वारा साक्षात्कार किए गए 5 उम्मीदवारों में से शीर्ष पसंद के रूप में स्थान दिया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए जा रहे हैं? संतोष कुमार झा। अब देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को, जिनका मैं पहले भी आपको कई बार रिवीजन करवा चुकी हूं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम आपको बार बार इसको रिवीजन करवा रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी UPSC के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यस किशोर। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन है? जया वर्मा सिन्हा। कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? महेश मित्तल कुमार। तो दोस्तों, इन प्रमुख नियुक्तियों को आप लोग बार बार ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए, ताकि आपके एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो वो उनके आंसर्स गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने अबुआ बीर दिशोम अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, झारखंड राज्य सरकार ने। झारखंड सरकार ने वन अधिकार अधिनियम के अनुसार व्यक्तियों और समुदायों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए अबुआ बीर दिशोम अभियान नामक एक विशेष पहल शुरू की है। 2006 का वन अधिकार अधिनियम, जिसे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, व्यक्तिगत वन अधिकार और सामुदायिक वन अधिकार के माध्यम से स्वखेती और निवास के अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अबुआ बीर दिशोम अभियान नामक पहल कहाँ शुरू की गई है? झारखंड में। बात करें झारखंड राज्य की, तो इसकी राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। राज्यपाल है CP राधाकृष्णन। लोकसभा सीट है यहाँ से 14 और राज्यसभा सीट है यहाँ से 6। कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूस। रूस ने आधिकारिक तौर पर पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समझौते से खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया है कि नाटो के विस्तार ने इस तरह के सहयोग को असंभव बना दिया है। नाटो ने रूस के समझौते से बाहर निकलने के जवाब में शीत युद्ध युग की एक प्रमुख सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित करने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, बात करें नाटो की, तो नाटो एक कुछ कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक दूसरे की सुरक्षा के लिए ये प्रतिबद्ध होते हैं। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें रूस की, तो इसकी राजधानी है मॉस्को। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन और मुद्रा है यहाँ की रूबल। तो इन तथ्यों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा रूस के बारे में। हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएं। नेक्स्ट है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वी चंद्रशेखर। दोस्तों, सीबीआई जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है, और इसके प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी चंद्रशेखर को। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये है वी चंद्रशेखर जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। केंद्र सरकार ने वी चंद्रशेखर को 5 साल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI में संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त कर दिया है।
वी चंद्रशेखर 2000 बैच के गुजरात कैडर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने सीबीआई में पुलिस अधीक्षक और उप महानिरीक्षक के रूप में भी काम किया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसी जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज होती हैं उनके निदेशकों के बारे में, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अक्सर पूछा जाता है। बात करें सीबीआई की तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और महानिदेशक कौन है वर्तमान समय में? प्रवीण सूद हैं। तो इन तथ्यों को आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ जा सकते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में। ये है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, शुभारंभ करते हुए दिखाई दे रही हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के वापी में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का शुभारंभ कर दिया है। इस अवसर पर उन्होंने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में भाग लेने वाले 6 ग्राहकों को 10 लाख रुपए का चेक पुरस्कार भी प्रदान किया। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को 1 सितंबर 2023 को सीबीआईसी द्वारा शुरू किया गया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसमें 2-3 प्रश्न कवर हो जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही हो गया कि 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। और मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ पर लागू की गई है? ये भी गुजरात में लागू की गई है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। बात करें गुजरात राज्य की तो इसकी राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, यहाँ से लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11। तो इन तथ्यों को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चुनावी माहौल में ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि किसी विशेष स्टेट से कितनी लोकसभा कितनी राज्यसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल कि किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संग्राम नामक जहाज को। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल संग्राम जहाज को गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट अथॉरिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सेवा मुक्त कर दिया गया। इस जहाज को 14 फरवरी 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा गोवा में कमीशन किया गया था और यह कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र की परिचालन कमान के तहत मुंबई में तैनात था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे जो जहाज को नाम दिया जाता है जो रिटायर होते हैं या जिन्हें सेना में कार्य करने के लिए शामिल किया जाता है तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनसे भी अब एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो इनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। ये क्या नाम है? संग्राम जहाज, जो कि गोवा में कार्यरत था। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हितेश कुमार एस मकवाना को। ये है हितेश कुमार एस मकवाना जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है। तमिलनाडु कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी मकवाना वर्तमान में गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग की प्रमुख होते हैं, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए। आज का आखिरी सवाल है, भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रलय। भारत ने हाल ही में ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी भार क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसका क्या नाम है बैलिस्टिक मिसाइल का? तो प्रलय नाम है और ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है? उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से। और इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 350 से 500 किलोमीटर तक की दूरी को ये कवर कर सकती है। तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। तो इन तथ्यों को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं 9 नवंबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट।
हाल ही में किसे 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अपोलिनारिस डिसूजा को। हाल ही में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम कौन बन गई है? महाराष्ट्र। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 कब मनाया गया? 8 नवंबर को। किस संस्था ने 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की है? यूएनडीपी ने। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एक माह में 16 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? मुंद्रा बंदरगाह। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24x7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? वाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तमिलनाडु सरकार ने। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है ग्लेन मैक्सवेल। पेरिस मास्टर्स का खिताब किसने जीत लिया है दोस्तों? तो यह जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। तो ये थे हमारे 9 नवंबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में किसे 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। और हाँ दोस्तों, आप लोगों की क्वेरी थी कि मैम प्लीज़ बता दीजिए कि वीडियो कितने बजे आती है। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि वीडियो का जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग में 5 AM। बट कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम लोगों ने अपलोड लगा दिया और वो नहीं हो पाया सक्सेसफुली, तो उसे फिर से अपलोड करने में हमें थोड़ा लेट हो जाता है। या कभी अगर मान लो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई टाइम पे, किसी कोई बिजी है या कहीं ट्रैवलिंग में है, तो उस कारण एक आध दिन एक्सेप्शनली डिले हो जाती है वीडियो। लेकिन वैसे इसका जो रूटीन टाइम है वो 5 AM है। तो आप लोग 5 AM के बाद कभी भी वीडियो को सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों जो आज का प्रश्न होता है उसका जो है हम जवाब इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, वो आपके रिवीजन के लिए होता है, इसलिए हम। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।